हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो पढ़ चुके हैं कांग्रेस से रिलेटेड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो हमारा नेशनल मूवमेंट है उससे उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण। आज हम लोग जानेंगे गांधीवादी चरण। हमारा सेशन रहेगा 1919 से लेकर 1947 का सेशन हम लोग पढ़ेंगे। और यह भारत के जितने कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम हैं सभी में बनेंगे और पूरा है, दिखा देते हैं आपको। पूरा पीडीएफ है इसमें, छठा से लेकर अगर 12वीं तक एनसीईआरटी पर यह आधारित है। देखिए पूरा नोट्स है इसमें पूरा नोट्स है, ये सब है, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। आप सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा लोग, सारा हम करवा देंगे जो भी है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इसमें। और स्टेट पीसीएस और यूपीएससी बिहार दरोगा और बीपीएससी शिक्षक भर्ती पर यह बेस्ट है, सभी है। ये आपको नोट्स चाहिए तो हम टेलीग्राम पर दे देंगे। स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब जो टेलीग्राम है वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं और जुड़कर इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं। सब पीडीएफ है इसमें, आपको हम सब पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम पर, आप वहाँ से आप ले सकते हैं। आज हम लोग गांधी युग के बारे में जानेंगे। गांधी जी के बारे में आज हम लोग जान लेंगे। गांधी जी के द्वारा क्या क्या आंदोलन किया गया था, गांधी जी क्या क्या थे। आज हम लोग गांधीवादी चरण जानेंगे, ठीक है। बोर्ड का पेन क्या हो गया है, टेबल के नीचे नहीं है ना, देखो तो। बाहर कौन ले गया, वही लेकर चले गए। चलिए, सभी लोगों का स्वागत है, शुभ संध्या। सभी लोग जुड़िए सेशन के साथ और सेशन को शेयर कीजिएगा। पीडीएफ ज़बरदस्त है। देखिए गांधी युग के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे गांधी जी के बारे में। देखिए गांधी जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869 को। गांधी जी एक उदारवादी व्यक्ति थे, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। गुजरात के पोरबंदर एक जगह है, वहीं पर हुआ था। और गांधी जी के 4 बेटे थे, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और माता जी का नाम था क्या? पुतलीबाई। क्या नाम था? माता जी का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी जब 13 वर्ष के थे तो इनका शादी कस्तूरबा नाम की एक लड़की से हुआ। 13 वर्ष की उम्र में। 13 वर्ष की उम्र में पहले के ज़माने में बाल विवाह होते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हुआ है। अब ये नहीं देखना है कि आज के जनरेशन के अनुसार अगर उनका आकलन करेंगे तो ये संभव नहीं है। पहले बाल विवाह होता था, उसके अकॉर्डिंग हुआ। देखिए क्या हुआ, चूँकि 1888 ईस्वी में, क्या है पीडीएफ में देख लीजिए, 1888 ईस्वी में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं और 1891 ईस्वी में इन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई और इसी वर्ष से क्या आते हैं? भारत आ जाते हैं, ठीक है। कब आते हैं भारत? पहली बार देखिए 1888 में एक कानून यानी लॉ की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं और 3 साल बाद जब ये डिग्री हासिल कर लेते हैं बैरिस्टर यानी लॉ की, तो 1891 ईस्वी में ये क्या आ जाते हैं? वापस आ जाते हैं भारत में। तो पूछेगा भारत में गांधी जी एजुकेशन हासिल करने के बाद कब आए? तो आप क्या बोलिएगा? 1891, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, नोट करते रहना, जान लेना। इसके बाद इन्होंने राजकोट में क्या किया? वकालत शुरू की। गांधी जी राजकोट में वकालत शुरू की यानी वकील करना शुरू किया। और 1893 में एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। फिर 1893 की बात है, जब वो क्या, एक दादा अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति था, उसका मुकदमा लड़ने के लिए, उसके मुकदमे के पैरवी के लिए वो कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका चले गए। जब ये डरबन से प्रिटोरिया रेलवे कोच के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो पीटर मेरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर एक अंग्रेज ने उन्हें जबरदस्ती प्रथम श्रेणी के डिब्बे से धक्का दे दिया। और यह घटना नस्ल और रंग भेद के पक्षपात से प्रेरित था और यहीं से गांधी जी
बोले कि बेटा हम तुमको सबक सिखलाएंगे, तुम हमें हल्के में ले रहे हो। और ये घटना गांधी जी को ऐसे दिल और दिमाग में लगा ना कि गांधी जी वहीं से ठान लिए कि मैं एक दिन तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा। और सही बात है, क्यों ना लगेगा, जब नस्ल और भेद के आधार पर कोई आपसे विभेद करेगा तो इंसान को अजीब सा फील होता है। आप अगर मान लो कि वी आर बिहारी, जो भी लोग जुड़े हैं हम लोग भी बिहार से हैं, ठीक ना। और बिहार से जब हम लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि क्या दूसरे स्टेट में जाते हैं तो लोग हमें निम्न दृष्टि से देखते हैं और गाली शब्द जैसे चुभता है बिहारी जब कोई बोलता है तो अजीब सा लगता है, अलग नज़रिया होता है देखने का उन लोगों का। लेकिन यही बिहार है जहाँ से बहुत कुछ देश को प्राप्त हुआ है। तो समझ गए यहाँ तक। इन्होंने क्या किया, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में इन्होंने क्या किया, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव देंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन गांधी युग से कितने बने हैं वो सब देंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हम प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो भी करवा देंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले हम लोग डिटेल जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के क्या किया, भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने 1894 में क्या किया, नटाल इंडियन कांग्रेस की क्या की, स्थापना की। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। और 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला। प्रश्न पूछता है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने कौन सी पत्रिका निकाला, तो आप बोलिएगा इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका से क्या निकाला, एक पत्र निकाला और वहीं से उसकी संचालन करते थे। आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे है उसके बाद क्या होता है दोस्तों। देखिए 1904 की बात है। 1904 में डरबन में 84 मील दूर एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। आगे हम दिखाएंगे वो फिनिक्स आश्रम कैसा है। 1904 में डरबन में वहाँ से 84 मील के डिस्टेंस पर गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। और 1906 में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन का विकास किया। क्या किया, सत्याग्रह। 1906 में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन का विकास किया और परवाना कानून के विरुद्ध उन्हें सत्याग्रह आंदोलन किया। तो प्रश्न पूछेगा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कब किया, तो क्या बोलिएगा आप कि 1906 में। गांधी जी 1906 में पहली बार साउथ अफ्रीका में क्या किया, सत्याग्रह शुरू किया। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, प्रीवियस ईयर में हम दिखाएंगे आपको। फिर उसके बाद है 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार जेल गए। प्रश्न पूछेगा यहाँ से कि 1908 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्हें पहली बार विदेशों में जेल कब भेजा गया, इस तरह का प्रश्न पूछेगा। या ये भी पूछ सकता है कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी को कब जेल भेजा गया, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर 1908 बोलिएगा, ठीक है। 1908 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को जेल भेजा गया। फिर उसी के एक साल बाद क्या होता है, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में ही इन्होंने क्या किया, हिंद स्वराज नामक पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI है, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, ये छोड़िएगा मत। इसमें जब गांधी जी 1909 में समुद्री जल से यात्रा कर रहे थे, उस समुद्री जल का क्या नाम था, राजपुताना। राजपुताना वो जहाज का नाम था, याद रखिएगा, ठीक है। इसी जहाज से यात्रा कर रहे थे तो उस जहाज के दौरान उन्होंने एक किताब लिख डाला, हिंद स्वराज। उस पुस्तक का क्या नाम था, हिंद स्वराज। और भाषा कौन सी थी, तो ये देख लीजिए, गुजराती भाषा में इन्होंने लिखा था। हिंद स्वराज की भाषा क्या थी, जो गांधी जी ने 1909 में लिखा था, उसका क्या, कौन सी भाषा थी, तो क्या बोलेंगे, गुजराती भाषा में उन्होंने लिखा था। क्लियर हुआ। आगे देखिए, जो गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था, यही है वो फिनिक्स आश्रम। देख लीजिए, AC भी लगा हुआ है, वर्तमान का ये फोटो है, ठीक ना, अभी का है फिलहाल का फोटो, आप भी गूगल से निकाल सकते हैं, ये गूगल से निकाला गया फोटो है, ठीक है। ये फिनिक्स आश्रम है, यही इसी में गांधी जी ने अपना क्या एक आश्रम का स्थापना किया था, जिसका क्या नाम था, फिनिक्स आश्रम।
उसके बाद देखिए गांधी जी जब जेल से उतर रहे थे, देखिए वो सब भी दिखाया गया है। ठीक है, तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख दीजिएगा महात्मा गांधी का प्रवासी यात्रा। ठीक, यानी महात्मा गांधी क्या हो गया ये, देखिए महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये देखिए प्रश्न पूछता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो बोलिएगा 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी को हमारे देश में लौटे थे, इसलिए प्रवासी दिवस उन्हीं के भारत वापस लौटने पर मनाया जाता है। क्लियर हुआ, प्रतिवर्ष मनाया जाता है, एक बार नहीं प्रतिवर्ष। ठीक है, आगे देखिए भारत वापस आने के क्रम में इन्होंने भारत की पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थितियों को समझने का प्रयास किया। जब ये भारत में आते हैं दोस्तों तो ये गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले से मिलकर ये बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं। ठीक है, गुरु मानने के बाद जब गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं तो बोलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी कि गांधी एक तुम काम करो कि जाओ अभी तुम राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट मत करो, भाग मत लो। यानी यहाँ के जो आसपास का रवैया है, जनता से मिलो, जनता के दुख से वाकिफ़ हो, जानो कि क्या है यहाँ के एरिया, कैसे कैसे लोग हैं, लोगों के दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ की एरिया के बारे में आकर जाना, खूब विस्तृत से कम से 1 साल 2 साल खूब जाना, फिर तब उसके बाद ये राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात में क्या किया, अहमदाबाद में कोचरब आश्रम की स्थापना की। प्रश्न पूछा गया है एनटीपीसी में दोस्तों कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने एक आश्रम की स्थापना किया था, उस आश्रम का क्या नाम है, तो बोलिएगा कोचरब आश्रम। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं तो उस आश्रम का क्या नाम था, कोचरब आश्रम। ठीक है, और प्रश्न पूछ देगा कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो सबसे पहले कहाँ पर आश्रम की स्थापना की, तो बोलिएगा अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में। हालांकि 2 साल बाद आश्रम प्लेग के चपेट में आ गया और गांधी जी को अपने आश्रम को इस बार साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित करना पड़ा, क्योंकि उस समय प्लेग बहुत ज़्यादा फैलता था। जब हमारा 28 दिसंबर 1885 को जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी वायसराय डॉफरिन के कार्यकाल में, तो उसका भी स्थापना होना था दोस्तों का मुंबई में। ठीक है, लेकिन वहाँ से उसका क्या कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि वहाँ प्लेग फैल गया था और प्लेग उस समय बहुत काफ़ी ज़्यादा फैलता था और बहुत लोग मर जाते थे। तो इसलिए गांधी जी को अपना जो कोचरब आश्रम था 2 साल बाद साबरमती नदी के किनारे इन्हें स्थानांतरण करना पड़ा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है दोस्तों आपका क्या है कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे तब क्या हुआ, उस समय दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उस समय गांधी जी ने अंग्रेजों को विश्व युद्ध में सहायता करने की नीति को बढ़ावा दिया था ताकि अंग्रेज भी भारतीयों की स्थिति समझे और उनकी क्या करे, मांगों के ऊपर नरम व्यवहार करे। ठीक है, देखिए कहने का बात यह है कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 18 का सेशन जो था, जब गांधी जी उसी समय उनका क्या भारत में वापसी हुआ था, लेकिन उस समय तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो आने के दौरान गांधी जी ने भारतीयों से कहा गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने के बाद कि हम लोग यूँ करते हैं कि जो ब्रिटिश है, अंग्रेजी हुकूमत है, उसका मदद करते हैं और लोगों को उसमें क्या करते हैं, भर्ती करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं इंडियन जो हैं और उनकी मदद करें। ये सुनकर अंग्रेज़ों के दिल में दया आएगा और वो हमें आज़ाद कर देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी नीति यही थी, लेकिन भाई कांग्रेस तो कांग्रेस था, इंडियन तो इंडियन होते हैं, पहले ही उनकी रणनीति जान लिए, क्योंकि अंग्रेज ऐसा नहीं करने वाले हैं। फिर भी गांधी जी ने क्या किया, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भर्ती किया। इसलिए महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला क्या, सर्जेंट कहा गया। क्या अंग्रेजों ने उन्हें सर्जेंट कहा, उपाधि भी दिया खुश होकर। गांधी जी को अंग्रेजों ने खुश होकर उपाधि दिया 1915 में, क्या केसरे हिंद की उपाधि दे दिया गांधी जी को खुश होकर कि भाई गांधी हमारे लिए काम कर रहा है, भारतीयों को भेज रहा है लड़ाई लड़ने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में। आगे देखिए, आगे देखते हैं आपका आगे क्या है। चूँकि जब गांधी जी, हम लोग जानेंगे
कि गांधी जी द्वारा भारत में कौन कौन सा आंदोलन किया गया है, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि कौन कौन सा आंदोलन है और उस आंदोलन के क्या परिणाम हुए, उस आंदोलन में क्या क्या घटनाएं हुए, वो सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए गांधी जी, देखिए कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1916 में। ठीक है, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसमें राजकुमार शुक्ल भी आए थे बिहार से, और वो क्या किए कि गांधी जी से प्रस्ताव भी रखा था उसमें कि गांधी जी आप आइए। ठीक है, और लोगों की हालत क्या है, यानी जो तिनकटिया प्रणाली है, नील की खेती है वहाँ पर, उसके बारे में उन्होंने बताया था। तब गांधी जी एक साल बाद 1917 में आते हैं, तो वही है गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन, चंपारण आंदोलन है 1917 का। ठीक है, तो पहला आंदोलन इनका क्या था, चंपारण आंदोलन। देखिए चंपारण आंदोलन पूछेगा कब हुआ तो क्या बोलेंगे, 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। और बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल मैंने अभी बताया था, वे गांधी जी से मिले। और चंपारण कहाँ पड़ता है दोस्तों, अभी हाल ही फिलहाल मोतिहारी में पड़ता है। और उस समय बिहार की स्थिति के बारे में उन्होंने बताया और वहाँ की तिनकटिया प्रणाली के बारे में भी बताया, गांधी जी को जानकारी दी, सारी बातें बताया और गांधी जी को आने के लिए प्रेरित किया। तब गांधी जी 1917 में आते हैं। और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से यह करारा कर लिया था कि देखिए भाई, क्या था ये, अंग्रेज जो थे भारतीयों का ज़मीन, और अंग्रेज क्या करते थे कि 20 कट्ठा की खेती होगी तो उसमें 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य होगा, 3 कट्ठिया प्रणाली में भाई। और नील की खेती जहाँ भी आप करोगे वो ज़मीन को बंजर बना देता था। आप नील की खेती करोगे तो जहाँ भी नील की खेती करोगे ना, वो ज़मीन बंजर हो जाएगा, किसान मरने लगेंगे भाई। मान लो कि 1 साल यहाँ किया, 1 साल वहाँ किया, इस तरह पूरा ज़मीन बर्बाद। और मिलता था क्या, पाई भर, सूद से उनका पेट भी नहीं भरता था किसानों का। तो ऐसे अंग्रेज कर रहे थे। ये बात गांधी जी को पता चला तो गांधी जी ने बोला कि भाई ये तो सरासर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए चलो लड़ाई लड़ते हैं। तो क्या होता है, इस चंपारण आंदोलन में गांधी जी भिड़ जाते हैं और बोलते हैं, क्या करते हैं, सत्याग्रह का परिणाम यह निकल कर आता है कि इस तिनकटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया जाता है और इसके साथ साथ करों को भी क्या 25% कम कर दिया जाता है। कितना, 25% कम कर दिया जाता है। और यह गांधी जी के प्रमुख आंदोलन में से एक था। यही आंदोलन भारत में गांधी जी का एक नया रंग लाया और यहीं से वो हीरो बन गए, स्टार बन गए। ठीक है, उसके बाद यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की भारत में प्रथम विजय साबित हुई थी और भविष्य में गांधी जी को भारत के एक बड़े नेता के रूप में होने के द्वार भी खुल गए। चूँकि भारत में प्रथम विजयी सब पहली बार मैंने अभी बताया कि इसी से यही एक आंदोलन है चंपारण आंदोलन, जहाँ से गांधी जी को अपार सफलता मिली और वो सुपरस्टार हो गए भारत में। इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। यहाँ से प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है, दरोगा में पूछा गया है और एसएससी में पूछा गया है और एनटीपीसी में भी पूछा गया है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो आप क्या बोलेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। ठीक है, और उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बाद में बुलाया जाने लगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, आगे है आपका अहमदाबाद मिल मजदूर। 1 साल बाद जब चंपारण आंदोलन खत्म हुआ तो दोस्तों देखिए, जो मिल मजदूर थे अहमदाबाद में प्लेग फैल गया और प्लेग से किसान परेशान थे। इस पर जो कंपनी के जो उद्योग मालिक थे उन लोगों से डिमांड किया गया कि भाई आप क्या कीजिए कि थोड़ा जो वेतन है उसको बढ़ा दिया जाए। लेकिन जो कंपनी का मालिक था वो ऐसा करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। समझो, तुम्हारे काम आएगा ये। 6-7 प्रश्न रहेंगे यहाँ से, 6-7, एक नहीं 6-7। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह के बाद क्या होता है, 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूर से क्या करते हैं, मिलते हैं और उनकी समस्याओं को समझते हैं। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। अभी मैंने बताया जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक ने क्या किया दोस्तों, बोनस को समाप्त करना वो चाहता था।
लेकिन मजदूरों ने इसका विरोध किया तो गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। अब गांधी जी हड़ताल पर चले गए। अब जहाँ गांधी जी जाएंगे वहाँ तो भाई कहानी तो बदलेगा ही। गांधी जी गए, अब वो आ गया कंपनी का मिल मालिक जो था वो आया, बोला कि भाई गांधी बैठ गया है, हार मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मिल ही बंद हो जाएगा। तो गांधी जी ने अपना क्या किया, प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को मिल मालिक ने मान लिया। ठीक है, उसमें क्या होता है, मिल मजदूर में मिल मालिक ने क्या प्रस्ताव माना, चूंकि इसमें यह घोषणा किया गया कि उन्हें क्या किया जाएगा, 35%, उन्हें क्या किया जाएगा, 35% बोनस आपको देना पड़ेगा। किसने कहा, गांधी जी ने कहा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, खाने की समस्याएं हो रही थी। गांधी जी अनशन पर बैठ गए तो मिल मालिकों ने क्या कहा कि भाई यह मामला हम न्यायाधीश को सौंप देते हैं, यानी जज साहब को सौंप देते हैं। भाई गांधी तो खुद LLB किए थे, एडवोकेट थे। न्यायाधीश के सामने जब अपनी वकालत पेश किया तो न्यायाधीश ने भी बोला कि भाई चलो ठीक है, 35% बोनस देने का फैसला हम स्वीकार करते हैं और इनको 35% दिया जाएगा बोनस। और यहीं से गांधी जी दूसरा केस भी जीत जाते हैं और फिर से एक बार भारत में वो हीरो बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम लोग जानेंगे खेरा आंदोलन। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, खेरा आंदोलन कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था खेरा आंदोलन। समझ गए, खेरा आंदोलन कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। इसके बाद उस वर्ष 1918 में ही गांधी जी, अभी बताया, गांधी जी खेरा आंदोलन करते हैं। खेरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है दोस्तों। खेरा कहाँ पड़ता है, तो बोलेगा गुजरात में। क्या बोलोगे, खेरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। चूँकि किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। क्या किया जा रहा था, करों की वसूली की जा रही थी, लगान जिसको बोलते हैं। और गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि लगान माफ़ कर देना चाहिए। और गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य को लेकर वे भारत में काफ़ी चर्चित थे और इन आंदोलन में भी उन्हें काफ़ी सफलता मिली और भारत में एक बड़े नेता के रूप में वो उभरे। समझ गए, इसमें उन्होंने बोला कि भाई लगान आप लोग कम कीजिए, लगान कम दीजिए, आप लोग जो वसूली कर रहे हैं वो कम से कम दर पर वसूली कीजिए। इसी से ये रिलेटेड था। आगे देखेंगे रॉलेट एक्ट। देखिए रॉलेट एक्ट क्या था, चूँकि रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को हुआ। ठीक है, जब एक साल बाद 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया। और रॉलेट एक्ट को भारत में क्यों लाया गया, चूँकि उस समय उस एक्ट में ऐसी बात कही गई कि किसी भी इंसान को शक की निगरानी पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसे ही हमने ऊपर चर्चा की थी कि गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में क्या कर रहे थे, अंग्रेजों को मदद कर रहे थे कि अंग्रेज विश्व युद्ध जैसे समाप्त होगा हमें आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे, लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज थे, पोस्ट डेटेड चेक की तरह एक स्टेटमेंट दे रहे थे वो। यह कानून ऐसा था, इसे काला कानून भी बोलते हैं। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील को आपको पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा और आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के वियोग में पंजाब के 2 फेमस नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, सैफुद्दीन किचलू को क्या किया, अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया। देखिए आगे मिलेगा, अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया। ठीक है, देखिए जेल में बंद कर दिया तो उन लोगों को जेल में बंद किया गया। तो उन लोगों को छुड़ाने के लिए एक सभा बुलाई गई पंजाब के अमृतसर में। अमृतसर जालियावाला एक बाग है, उसी में सभा बुलाई गई भारतीयों के द्वारा। उसमें कम से कम 2000-3000 लोग थे और बुलाई गई। तो उसमें बात चल रहे थे, नारे चल रहे थे कि डॉक्टर सत्यपाल को और किचलू को कैसे छुड़ाया जाए। एक इतिहास में उस गद्दार व्यक्ति था जिसका नाम था हंसराज, उसका अभी तक उजागर नहीं हुआ है। उसने जनरल डायर से जाकर कानाफूसी कर दिया कि भारतीय आपके अगेंस्ट में भारका भरकी वाला बात जाकर बोल दिया जनरल डायर से। जनरल डायर बिना किसी आदेश का आदेश दे दिया कि एकदम डू एंड डाई, मार डालो सबको, फायर कर आदेश दे दिया। देखिए यहाँ पर फिगर में क्या किया, सब कोई मार रहा है, सब भारतीय।
आसपास जो कुआं है, कुछ लोग जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाते हैं, और जब रिपोर्ट आती है मरते हैं, लगभग 1500 लोग मारे गए थे। लेकिन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग ही मारे गए। 379 क्यों? 379 लोगों का ही नाम बायोडाटा मिला, पहचान हुआ, बाकी लोगों का पहचान नहीं हुआ। ऐसे थोबरा बिगड़ गया था, लाशें सड़ गई थी, इतना जुल्म, इतना बुरी तरह से मारा गया था, बाकी लोगों को नहीं पहचाना गया, 1200-1300 लोगों को। ठीक है, तो यही था दोस्तों। तो देखिए क्या है इसमें, पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया और कई जगह हिंसाएं हुई। अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 को शाम 5 बजे जालियांवाला बाग में विशाल सभा में रॉलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगी नाल डायर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और इस घटनाकांड में लगभग 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़े के अनुसार 379 लोग मरे थे, लेकिन घायलों की संख्या लगभग 1200 बताई गई थी। क्लियर हुआ दोस्तों? आगे देखिए, आगे देखते हैं हम इसमें क्या है। चूंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो माइकल ओडायर था, जिसकी हत्या 1940 में उधम सिंह ने किया था। ये कब पूछा गया था प्रश्न? 67 में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। 67 में प्रश्न पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बोलिएगा माइकल ओडायर था, जिसकी हत्या 1940 में उधम सिंह ने किया। क्लियर हो गया? चूंकि जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय भी पूछता है, तो वायसराय उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, याद रखिएगा, जिसका शासनकाल कितना है? 1916 से 1921 है। कितना है? 1916 से 1921 है लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल। और ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमेटी बनाई। हंटर कमेटी कब बनाई? 1919 में। चूँकि उसका अध्यक्ष थे जेसी हंटर ने अध्यक्षता की थी, इसलिए इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा, हंटर कमेटी, याद रखिएगा। आगे देखिए, चूँकि उस समय, अब आते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में जानते हैं। क्या है? नोट कर लीजिएगा। अब हम जानेंगे खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। उस समय तुर्की के खिलाफ खलीफा को, उस समय तुर्की में एक पद हुआ करता था खलीफा, और ये मुसलमानों का एक क्या था? धार्मिक पद था, जिसे धार्मिक गुरु माना जाता था, और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। अंग्रेज सोच रहे थे कि हम खलीफा पद को समाप्त कर देंगे और भारतीय मुसलमान भी हैं, जो तुर्की में मुसलमान हैं, खलीफा पद समाप्त हो जाएगा और सारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन यह तो आग की तरफ फैल गया दोस्तों, क्योंकि जब किसी भी, सबसे आप जीत सकते हैं, लेकिन जब अब धर्म का बात आता है तो आप कितने भी विद्वान क्यों ना हैं, कितने भी कुछ क्यों नहीं हैं, आप नहीं जीत पाएंगे धर्म के खिलाफ, क्योंकि धर्म के आगे अच्छे अच्छे लोगों की हार हो जाती है। धर्म पर बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही है, चूँकि ये खलीफा पद जो था, ये मुसलमानों का एक धार्मिक पद था, जिसको अंग्रेज विरोध में थे और भारतीय इसके समर्थन में थे। ठीक है। गांधी जी ने इस आंदोलन में क्यों समर्थन किया? क्योंकि वो चाहते थे कि भारतीय मुसलमान जो हैं उनको भी क्या किया जाए, राष्ट्रीय आंदोलन में साथ लाया जाए, और यहाँ के भी जो मुसलमान होंगे वो हमारी मदद करेंगे, जिससे हमें राष्ट्रीय आंदोलन में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। ठीक है। तो यही बात है, यहाँ पर लिखा गया है, अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में वो जोड़ना चाहते थे मुसलमानों को, इसलिए वो मुसलमानों को ऐड करना चाहते थे। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु, कभी कभी प्रश्न पूछेगा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अली बंधुओं के द्वारा शुरुआत में किया गया, लेकिन बाद में इसका नेतृत्वकर्ता किसे दिया गया? महात्मा गांधी को दिया गया। ठीक है। शौकत अली और मोहम्मद अली थे, दोनों भाई, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। और असहयोग आंदोलन, देखिए प्रश्न पूछेगा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त
1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से असहयोग आंदोलन एक था। इसमें असहयोग आंदोलन इसलिए शुरू किया गया क्योंकि खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट से कोई बात नहीं बना, ठीक है, अंग्रेजों का। तो भारतीयों ने सोचा कि हम अंग्रेजी हुकूमत को क्या करेंगे, दबाव बनाएंगे और सहयोग करेंगे, विदेशी कपड़ों को जलाएंगे। इसमें भारतीयों ने एक से एक बढ़ चढ़कर भाग लिया। किसी ने वकालत छोड़ दी, किसी ने टैक्स देना बंद कर दिया। इस वजह से थोड़ा सा शुरुआत में अंग्रेजी हुकूमत डगमगाई, लेकिन बाद में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए भी कुछ हद तक काम नहीं हो पाया। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था। सरकारी शिक्षण संस्थानों जैसे सरकारी सेवा, विदेशी सामान, चुनावों का बहिष्कार करना था और अंत करों का भुगतान करने से क्या इनकार करना था। गांधी जी ने भी अपने केसर हिंद की उपाधि इसमें लौटा दी थी। आगे देखिए, आगे है ये देखिए, अब जानेंगे हम चौरी चौरा आंदोलन। क्या जानेंगे? चौरी चौरा आंदोलन। चौरी आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चूँकि देखिए, असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया? उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, ठीक है। उस गोरखपुर में क्या किया गया कि कुछ भारतीय बाजार में सभा, मतलब बाजार होता है तो वहाँ पर भीड़ लगा ही रहता है। इधर से अंग्रेज आ रहे थे, ठीक है, 2 बाइक पर सवार अंग्रेज आ रहे थे, देखा भीड़ लगा है, बिना पूछे बिना किसी मतलब का गोली चला दिया। अब वहाँ के आसपास के जो इंडियन थे, भारतीय थे, आग बबूला हो गए कि आज छोड़ेंगे नहीं बेटा, चलो तुम लोग कहाँ चलते हो। वापस भाग कर चला जा रहा है। चौरी चौरा थाना में भाग कर वापस अंदर से लॉक कर दिया अपने आप को। भारतीय तो पहले से ही गुस्साए थे कि आज गोली मारे हो, आज तो छोड़ेंगे नहीं। आग लगा दिया थाने में। उसमें लगभग 23 लोग मारे गए, कहीं कहीं 22 भी देगा। एग्जाम में जहाँ 22 ऑप्शन मिले 22 मारना है, 23 मिले 23 मारिएगा। आग लगा दिया, 23 लोग मारे गए। अब ये बात गांधी जी को पता चला। गांधी जी तो भाई हिंसावादी आदमी थे, बोले कि तुम लोग क्यों ऐसा किए? मैंने बोला था मारपीट ऐसा ये सब से हम लोग को आज़ादी नहीं मिलने वाली है, हम लोग प्यार मोहब्बत से आज़ादी लेंगे। अब ये बात उनको पता चला तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या किया, वहीं पर समाप्त कर दिया, ठीक है, समाप्त कर दिया। देखिए यही इसमें लिखा गया है, हम पढ़ देते हैं नोट्स में। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए बताया। इसको समाप्त करने का निर्णय लिया गया, परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की थी। जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया, ठीक है। इसके साथ कई नेताओं जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की थी, तो विरोध में थे ये लोग। और परंतु गांधी जी भी अपने इस फैसले पर डटे रहे और उन्होंने इस फैसले को स्वीकार किया और इसे समाप्त कर दिया। आगे देखिए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे, और ऐसे में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया जो स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। स्वराज पार्टी क्या है दोस्तों? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 को हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 को हुई थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। देख लीजिए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्हीं लोगों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए हम लोग जानेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में लिख लीजिए, साइमन कमीशन, ऊपर हेडिंग दीजिएगा साइमन कमीशन। यानी साइमन कमीशन साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है, और यह 1900, देखिए इसमें क्या था, अंग्रेजों ने कहा इसमें कि भारतीय हम लोग ठीक है तुम पर जुल्म अत्याचार नहीं करेंगे, अपना शासन नहीं चलाएंगे, तुम लोग पहले अपना संविधान बनाकर दिखाओ। इसमें संविधान के लिए बात रखा गया था, संविधान बनाने के लिए। लेकिन इसमें जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था दोस्तों, इसमें सारे अंग्रेज थे, सारे अंग्रेज थे।
भारतीयों को लगा कि भाई ये तो हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हमें नीच दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, यानी अंग्रेज हमें अपनी बराबर नहीं समझ रहे हैं, इसलिए ये फेल हो गया और इसका बहिष्कार हुआ। चूँकि साइमन कमीशन 1928 में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए भारत आया था और भारतीय संवैधानिक सुधारों को देखने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और साइमन कमीशन का नेतृत्व सर जॉन साइमन ने किया था। देखिए जो साइमन कमीशन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि सर जॉन साइमन ने किया था इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा, और जिसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे। चूँकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था और भारतीयों ने इसे अपमान के रूप में देखा, क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ अंग्रेज हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस आयोग का बहिष्कार किया गया। समझ गए? आगे देखिए, आगे है आपका साइमन कमीशन। देख लीजिए, साइमन कमीशन उतरता है दोस्तों 3 फरवरी 1928 को, ठीक है, बिलायत से मुंबई के तट पे पहुंचता है और यहाँ इसका स्वागत होता है किनके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। देखिए लाला लाजपत राय क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं अपने टीम के द्वारा कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगाते हैं, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। लेकिन पुलिस के लाठी के प्रहार के चलते लाला लाजपत राय को सर पे गहरी चोट लग जाती है और इलाज के 28वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है और इस पर भारतीय काफ़ी आग बबूला हो जाते हैं। और इसमें साइमन कमीशन में भारतीय काला झंडा लेकर उतरे थे, काला झंडा यही है। देखिए इसमें क्या है, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बिलायत से मुंबई पहुंचा। यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ और जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहाँ काले झंडों और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ विरोध किया गया। और साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, पर पुलिस के लाठी चार्ज के कारण कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। चूँकि देखिए उसके बाद है, देखिए यह चूँकि यहाँ पर है असहयोग आंदोलन के बारे में दिया है, असहयोग आंदोलन की सविनय अवज्ञा आंदोलन लिखिएगा। अब हम लोग जानेंगे ऊपर सविनय अवज्ञा आंदोलन लिखिए। सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 से 1934 तक ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था दोस्तों। चूँकि यह आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन के बाद भारत में दूसरा बड़ा आंदोलन साबित हुआ था। चूँकि यह आंदोलन 1930 से लेकर, एक मिनट लाइट कट गया, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देख रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का साथ देखिए क्या हुआ है, 30 जनवरी 1930 को गांधी क्या करता है, गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, ठीक है ना, कि वो गांधी जी को लंदन बुलाने की कोशिश करता है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करना चाहते हैं, इरविन चाहता था, तो गांधी जी को वो लंदन बुलाना चाहता था, ठीक है। जिसके चलते सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते उसने 3 गोलमेज सम्मेलन भी रखा था, आगे मिलेगा आपको। तो हम लोग यही जानेंगे इसमें क्या क्या है। देखिए यह आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन के बाद भारत में दूसरा आंदोलन साबित हुआ था। यह आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इस आंदोलन के समय काल के बीच में ही एक ऐसा समय था जिसमें यह आंदोलन नहीं चला था। इसका मतलब यह हुआ कि 1930 से लेकर 1934 तक यह आंदोलन 2 चरणों में चला। पहला चरण 1930 से लेकर 1931 तक चला था और दूसरा 1932 से लेकर 1934 तक। दूसरे सेशन में ही गांधी जी को जेल में बंद कर दिया जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया, तो बोलिएगा महात्मा गांधी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय लोगों की मांगों को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने हेतु असहयोग आंदोलन का ही एक रूप था।
प्रश्न पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन से आंदोलन का रूप था, तो क्या बोलिएगा? असहयोग आंदोलन का सविनय अवज्ञा आंदोलन ही रूप था। चूंकि 1930 से लेकर 1931 यानी 31 जनवरी 1930 को गांधी इरविन के बीच एक मीटिंग चलता है और उसमें वो लंदन बुलाना चाह रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन को ख़त्म करने के लिए। बोतल है? बोतल नहीं है? देखिए उसके बाद क्या है, 1930 में गांधी जी ने उस समय के भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी क्या रखा, 11 सूत्री मांगों को रखा था। और इन 11 सूत्री मांगों में भारतीयों को कैद से छोड़ने, सेना का खर्च कम करने आदि मांगे उन्होंने उसमें रखा था। आगे हम बताएंगे उसमें कि 11 सूत्री में क्या क्या उन्होंने रखा था। लॉर्ड इरविन द्वारा गांधी जी के इन 11 सूत्री मांगों के ऊपर कोई कदम न उठाए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया और दांडी मार्च करने की घोषणा कर डाली। दांडी मार्च को गांधी जी द्वारा नमक कर के विरोध में चलाया गया था और इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए भी इस दांडी मार्च को चलाया गया था। उसके बाद है देखिए दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या हुआ था। चूंकि दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, यहाँ से क्लियर हो जाएगा एक प्रश्न। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, गुजरात के दांडी तक सफ़र किया गया था। और इसमें गांधी जी के साथ भारत में देखिए शुरुआत में 78 लोग थे। शुरुआत में इस आंदोलन में कितने लोग थे? 78। लेकिन जैसे जैसे गांधी जी आगे बढ़ते गए, लोगों की लाखों की तादाद में लोग क्या हुए? शामिल हो गए इसमें दोस्तों। ठीक है, देखिए गांधी जी का चित्र भी दिखाया गया है, बहुत पहले का है। देखिए शुरुआत में मैंने वही बोला 78 और लास्ट में लाखों तक पहुंच गए। दांडी पहुंचकर गांधी जी द्वारा वहां नमक उठाकर इस नमक कर के कानून का विरोध किया और यह दांडी मार्च बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना मुसोलिन और नेपोलियन की यात्रा से की थी। प्रश्न पूछता है कि गांधी जी की जो दांडी मार्च निकाला गया था उसकी तुलना किससे की जाती है और किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था मुसोलिनी और नेपोलियन से यात्रा की तुलना की थी। उसके बाद देखिए जब दूसरा सेशन गांधी जी का शुरुआत हुआ, यही है देखिए राउंड टेबल जिसको बोला जाता है, गांधी जी भी बैठे हैं। चूँकि 1930 से लेकर 1932 तक अंग्रेजों द्वारा कुछ सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में किया गया और उसमें पहले जब बात हुआ गांधी इरविन के बीच, वायसराय जो इरविन था उसमें बोला कि गांधी जी आप आइए, पार्टिसिपेट कीजिए और कांग्रेस को भी बोलिए इसमें आने के लिए। तो कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया और गांधी जी ने भी किया। यही इसमें दिया गया है। 1930 से लेकर 1932 तक अंग्रेजों द्वारा कुछ सम्मेलनों का आयोजन ब्रिटेन में करवाया गया ताकि भारत के विभिन्न दल उन सम्मेलनों में अपनी बातें उनके समक्ष रख सके और इन्हें गोलमेज सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रम में 1930 से लेकर 1932 तक अंग्रेजों द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया और वो ब्रिटेन में ही किया गया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही हुआ था। गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और कांग्रेस ने भी भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में और तीनों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को दे दो चाबी, उसको दे दो और उस क्लास में बैठेगी, आराम से जाना। गांधी इरविन के बीच में एक समझौता होता है। ठीक है, गांधी इरविन के बीच में एक समझौता होता है दोस्तों 5 मार्च 1931 को। ठीक है, जिसमें गांधी के समक्ष इरविन ने भी अपना प्रस्ताव रखा और इरविन के समक्ष गांधी ने भी प्रस्ताव रखा। क्या रखा? इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से लॉर्ड इरविन को बहुत परेशानी हुई, जिसके वजह से उन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता किया था और यह गांधी इरविन समझौता कहलाता है। और यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। समझ गए? उसके बाद हम लोग जानेंगे पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। जब दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा चरण शुरुआत हुआ था तो उसी में क्या हुआ था, गांधी जी को दोस्तों जेल में अंग्रेजों ने बंद कर दिया था और उसी समय जेल में पुणे के इरवदा जेल में उनको बंद किया गया था, सेंट्रल जेल है वो।
और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में क्या क्या बातें हुई, देखिए। अब आते हैं हम लोग विश्व युद्ध के समय जब चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या क्या हुआ। चूँकि 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के क्या हुई, शुरुआत होती है 1939 से 1945, ठीक है। और अंग्रेज़ों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि भारतीयों को पहले की तरह इस बार भी अंग्रेजी सेना में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती की जाए और दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई के लिए भेजा जाए। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ही भारतीयों ने सबक सीख लिया था कि अंग्रेज क्या कर सकते हैं। बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल भी भारत आए जो भारतीयों को, अंग्रेजों को विश्व युद्ध में मदद करने का प्रोत्साहन दे रहे थे, परंतु जैसे धोखा प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने दिया था उससे भारतीयों ने सबक सीख लिया था, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों ने मदद नहीं किया। उसके बाद देखिए, उसके बाद इस क्रम में ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन भी भारत आते हैं, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत आते हैं 1942 में और वे भारत अपने कार्यों को लेकर पूर्णतः सफल रहे, क्योंकि अब भारतीयों को अपने हितों का ज्ञान अच्छा से हो गया था। और इस क्रिप्स मिशन के संबंध में गांधी जी द्वारा यह कहा गया था कि यह पोस्ट डेटेड चेक है। प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, तो बोलिएगा महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा, ठीक है। और यह आगे तारीख का चेक है जिसका बैंक डूबने वाला है, याद रखिएगा। इस क्रिप्स मिशन के भारत में असफल हो जाने के बाद तब गांधी जी ने भारत में एक ऐसा आंदोलन को शुरू किया जो भारत की अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में से एक बना। और यह आंदोलन गांधी जी द्वारा 1942 में शुरू किया गया था अंग्रेजों के विरोध में, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे 8 अगस्त को शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को शुरू किया गया था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो, अगले दिन ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर 1942 का जो हमारा अगस्त क्रांति था, भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें जितने बड़े नेता थे ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा अंग्रेजों को द्वारा चलाकर सारे नेताओं को क्या किया गया, जेल में बंद कर दिया गया। इस तरह इस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता है, मतलब सभी को नहीं बोल सकते हैं, इसमें सभी को अगले दिन जेल में बंद कर दिया गया। आगे देखेंगे, चूँकि गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा का पैलेस में कैद कर लिया गया। प्रश्न पूछेगा कि गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा कौन से जेल में रखा गया, तो आगा का पैलेस में। और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, परंतु इस आंदोलन के दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों से यह आंदोलन जारी रखा और इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया था। और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना, भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो, इसी में गांधी जी ने कहा था, करो या मरो। अब देखिए 1947 में देखते हैं, चूँकि 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। भारत आया और लगभग 2 महीने की वार्ता के बाद 2 महीने की वार्तालाप होती है और लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। प्रश्न पूछता है कि भारत का विभाजन किसके दिमाग की उपज है, तो लॉर्ड माउंटबेटन की। याद हुआ, भारत का विभाजन किसके दिमाग की उपज है, तो लॉर्ड माउंटबेटन की है। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। देखिए ये जो है दिख रहा है पूर्वी पाकिस्तान, जो उजला उजला दिख रहा है आपको पूर्वी पाकिस्तान, और ये जो हरा हरा दिख रहा है पश्चिमी पाकिस्तान, और बीच में अपना ये रेड जो है भारत है। दोस्तों देख लीजिए, यही माउंटबेटन ने इसका विभाजन कर दिया। अब देखिए, चूँकि 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में शाम की प्रार्थना के दौरान नाथूराम गोड्से ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी। देख लीजिए, यही है महात्मा गांधी का समाधि स्थल, दिल्ली में पड़ता है। फिर नई दिल्ली स्टेशन के पास उतरकर 10 मिनट का रास्ता, आप वहाँ से जा सकते हैं। यही है गांधी जी का समाधि स्थल। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रश्न, प्रीवियस ईयर में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, देखिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, एनटीपीसी 2021 में पूछा है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे एनटीपीसी 2021 में, देख लीजिए क्या राइट आंसर होगा,
राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? सबसे पहले कहाँ? तो बिहार के चंपारण में शुरू किया था दोस्तों। बिहार के चंपारण में 1917, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? क्यों? चूंकि असहयोग आंदोलन हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद का कारण ऑप्शन है। गांधी जी अवस्था के कारण, नेता गणों के बीच मतभेद के कारण, चौरी चौरा हुई हिंसात्मक घटना के कारण। ठीक है, तो राइट आंसर चौरी चौरी हिंसात्मक घटना के कारण ये असहयोग आंदोलन आपका क्या हुआ? बंद करना पड़ा। आगे देखते हैं। आगे है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। कब? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। कब की थी? कब की थी? तो जब वो जहाज से यात्रा कर रहे थे, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, उसी समय वो क्या कर दिए? हिंद स्वराज की स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव के कारण ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे से निकाला गया? तो पीटर्सबर्ग से उनको क्या किया गया? एक अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। ये पीटर्सबर्ग के वो जगह था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने ये रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। 19 मार्च 1919 को हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना। ठीक है, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ये सब देख लीजिए, प्रश्न पूछा गया है। कौन था जालियांवाला बाग के समय? बताइए। जालियांवाला 1919 में हुआ था ना, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। आगे देखिए, आगे प्रश्न है आपका नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो ये 1930 में प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह। ठीक है, नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में। उसके बाद है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। उसके बाद है साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो ये 1928 में हुआ था साइमन कमीशन का भारत आगमन। ठीक है, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। ये हुआ था पूना पैक्ट 1932 को। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 को और साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 1928 को। अब इसके अनुसार देख लीजिए पहले कौन आएगा? पहले आएगा 1920, 2-1, 2-1-4, 2-1-4 कहाँ है? 2-1, तो ये डी नंबर का आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो ये हमारा आज का हम लोग सेशन कर रहे थे 1900 कहाँ से कहाँ तक कर रहे थे? गांधी युग के बारे में हम लोग पढ़े आज। गांधी युग आज हम लोग पढ़ लिए दोस्तों। और VVI जो सिलेक्टेड प्रश्न थे वो हम लोग पढ़े हैं। कब से? 1915 से लेकर 1947 तक हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे दूसरा, जो इससे इम्पोर्टेंट जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो पढ़ेंगे। और आप लोग जितना हो सके उतना पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो आपको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है। और ख़ासकर गर्ल्स, अगर आप लड़की हो और आपको घर से पढ़ाई करने का महत्व मिला है, आज़ादी मिला है, तो पढ़ाई का रोल समझिए। ठीक है, जितना हो सके पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई में ही सब चीज़ है। आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई नहीं पूछेगा,
आप मान लीजिए रोज़ क्लास करने आ रहे हो, पढ़ने कहीं जा रहे हो, अगर आप अच्छा रिजल्ट नहीं देते हो तो आस पड़ोस के लोग बहुत खुश होते हैं जब रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ माता पिता को होता है दोस्तों। ठीक ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखें और पढ़ाई करें, जितना हो सके उतना पढ़िए और मैं आपके साथ हूँ। जितना होगा हमारे तरफ से बनेगा उतना हम करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए। चैनल पर नए होंगे तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी समय पर। टेक केयर, बाय बाय।